हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर्स को शेयर करने वाला हूँ, कुछ स्टॉक्स को शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे आपको अभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और बट आपको जो है यहाँ पे स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी है, या आप कह सकते हो कि हर गिरावट के अंदर आपको बाइंग करके इन शेयर्स के अंदर चलना है। ये शेयर्स मैं इसीलिए अभी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी जो है आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर चुका होगा या उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हैं तो हम इसको और ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो और सिक्योर रहे। बिकॉज रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता, या उसके रिलेटेड अगर कभी भी अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती है तो वापस से जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। अभी के लिए देखें तो 2-3 बैंक के अंदर इशू देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर, चाहे वो यूएस यूरोप के अंदर हो, और भी अगर बैंक सेट अप होंगे तो हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज है। सो हम ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे टाइम के अंदर जहाँ पे उनके पास, कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा कैश हो, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व हो, ताकि अगर ऐसी सिचुएशंस और लंबी भी अगर कंटिन्यू हो तो वो अपनी कंपनी का सर्वाइवल जो है वो कर सकती हैं। क्योंकि अगर छोटी कंपनीज होंगी और अगर नेगेटिव जो प्रॉब्लम्स है वो अगर आती रही, प्रॉब्लम्स अगर आती रही और वो नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर करेगी, तो हो सकता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो चली जाए जितना उन्होंने ग्रो किया है। बट वही लार्ज कैप कंपनीज जो है या बड़ी बड़ी कंपनीज जो है जिनके पास अच्छा कैश और रिजर्व है, वो ये टाइम के अंदर 1-1.5 साल हो सकता है कि ज़्यादा ना कमाए, बट अपने आप को सस्टेन करके रखेंगे। और वापस से जो है ये टाइम जब चला जाएगा और वापस से जो है इकोनॉमी रिवाइवल होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बाउंस बैक कर सकते हैं। शेयर्स के साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इन पास्ट पीरियड एफ ने कैसा जो है, अभी के लिए अगर देखें तो एफ काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट के अंदर लगभग 2 साल से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि पास्ट में इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट एफ ने कैसा परफॉर्म किया है। तो बहुत से लोग जो है वो 2000 कोविड के बाद जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आए, तो उनको भी पता चलेगा कि पहले जो है स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता था। क्योंकि तब इतना सोशल मीडिया एक्सेस या इतना इंटरनेट एक्सेस नहीं हुआ करता था। तो बट हम लोग अभी के लिए जो है डेटा को पुल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशंस पास्ट में आई थी तो जो एफ ने है वो कैसा डील किया था और मार्केट के अंदर कैसा इन्फ्लो आया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो लेटेस्ट डेटा देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ सालों पहले का 5 ईयर्स का मैं अगर डेटा बताऊं तो 2018 के अंदर आप देखेंगे तो 33,000 करोड़ के आसपास का जो सेलिंग है वो एफ ये सिर्फ एफ का डेटा है, डी का डेटा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ, क्योंकि अभी के लिए डी तो पॉजिटिव है, सो डी के बारे में हमें सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी तो ऑलरेडी मार्केट को संभाल रहे हैं और अपना पैसा जो है वो पंप करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जो इशू है वो सिर्फ एफ का, तो हम लोग एफ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो 2018 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 33,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो देखने को मिली। 2020 के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ी बुल रैली देखने को मिली थी, वहाँ पे 1,70,000 करोड़ के आसपास का बाइंग जो है वो एफ ने किया था। 2021 में अगर आप देखेंगे तो 25,000 करोड़। तो ये जो 1,70,000 करोड़ से जो उनकी बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज परसेंटेज 70-80% से जो है वो गिर गई 2021 के अंदर, वहाँ से पैसा पंप होना बंद हो गया। 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो 1,21 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो एफ ने यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 2023 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लगभग 28,000 करोड़, 29,000, 30,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो अभी तक कर चुके हैं। और ये हो सकता है कि पूरा 2023 या 1-2 क्वार्टर और, मतलब और 6 मंथ्स अगर आप कंटिन्यू समझे, 6 मंथ्स या 3 मंथ्स डाउन द लाइन, मैं तो कहूँगा 6 मंथ्स ही अगर आप, क्योंकि जितना ज़्यादा हम नेगेटिव अज्यूम करके चल सकते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है कि हमें ऐसा मानना चाहिए कि और 6 मंथ जो है वो ये वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि ये जो 28 या 30,000 का आंकड़ा है वो 50,000 तक भी जा सकता है, माइनस में बोल रहा हूँ, 50,000 करोड़ तक की भी सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 1,70,000 करोड़ जो बाइंग की थी वो पूरा यहाँ पे सेलिंग करते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25,000 करोड़ नॉर्मल बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। महीने में अगर पूरा देखें तो 2,000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा बुल रैली आया था वो पूरा यहाँ पे वाइप आउट होते हुए देखने को मिलेगा, या वापस से पैसा जो है उन्होंने पंप किया था वो वापस पुल आउट करेंगे।
अब तो ये जो है वो लेटेस्ट डेटा की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अब अगर हम पहले प्रीवियस ईयर्स में चले जाते हैं जहाँ पे लेमन ब्रदर्स वाला इश्यू हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बैंक जो है वो डूबते हुए देखने को मिले थे, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि 2008 के अंदर जो इशू हुआ था लेमन ब्रदर्स का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कोलैप्स देखने को मिल रहा था और इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 52,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग, लगभग 53,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, जो कि 2008 में काफ़ी बड़ा नंबर आप बोल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी के कंपैरिजन में 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो उस टाइम पे हुई थी 2008 में, जब इतना बड़ा कोलैप्स। हालांकि अभी के लिए देखें तो इतनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही अपार्ट फ्रॉम द रशिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद अगर आप 2009 में देखेंगे तो सिर्फ 83,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 53 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली एक साल बाद। 2010 में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बुल रैली देखने को मिली। जैसे 2018 के अंदर 33 या 34 करोड़ के आसपास का माल सेल किया था, वहीं 2008 में तो काफ़ी बड़ा इशू हुआ था, उसके सामने अगर आप देखेंगे तो 53,000 करोड़ सेल किया और 2010 में ही लगभग 1,33,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो इससे डेटा क्या कहता है कि जब जब इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग होगी उसके बाद एक साल ऐसा भी आएगा, या उसके एक साल बाद या 6 महीने बाद या 1-1.5 साल बाद भी ऐसा टाइम आ सकता है जहां पे इतनी बड़ी बुल रैली जो है देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि 2008 में जिन लोगों ने प्रेशर को झेला या प्रेशर को सहन किया उन लोगों के पैसे काफ़ी ज़्यादा डूबे होंगे, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे 2009 के बाद और 2010 में काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो उन्होंने बनाए होंगे इस बुल रैली के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2011 के अंदर 2,700 करोड़ के आसपास की सेलिंग की और उसके बाद 1,28,000 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो वापस से 2012 के अंदर देखने को मिली। सो 2008 में जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को जो है वो वैसे का वैसा रखा या क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे या और भी बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है उसको अपनाया, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो अपकमिंग ईयर्स के अंदर बनाते हुए देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम 2018 या 2015 के अंदर मेजर सेलिंग देखने को मिली थी, उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिर्फ बाइंग ही मेजरली देखने को मिली। हालांकि उतनी बड़ी बड़ी रैली नहीं आई जितनी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1,30,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है, 1,28,000 करोड़ के आसपास की बाइंग। सो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो है अभी के लिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट अपकमिंग ईयर्स जो होंगे हो सकता है कि एक साल बाद आप अभी के लिए अपना माल सेल कर दो या बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है वो ना अपनाओ, और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि 2024 के अंदर काफ़ी बड़ी बुल रैली आए और वो आप मिस कर सकते हो, या आपको जो है अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि जब 2024 के अंदर अच्छी खासी रैली आए तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम हो सकता है। सो कन्विक्शन जो है वो डेटा से आता है। तो प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा हो चुका है, 2003 या 2022 जो है वो कोई नया साल यहाँ पे नहीं है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अभी देखें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, लगभग 2800 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली लगभग 6 महीने में ही। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 दिसंबर के आसपास कंपनी ने हाई बनाया था, उसके बाद 17% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, लगभग 500 रुपये जो है वो कंपनी के वाइप आउट हो चुके हैं 17% की अगर बात करें। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि 2200 के नीचे कंपनी नहीं आ सकती, हो सकता है कि 2000 के आसपास भी कंपनी आ जाए। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी एवरेज किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी किया होगा, क्योंकि किसी को भी बॉटम और टॉप जो है वो कोई भी नहीं बता सकता, ना ही कोई बॉटम पे बाय कर सकता है और टॉप पे सेल कर सकता है, ये किसी को भी आज तक मार्केट के अंदर नहीं आता। तो हमें सिर्फ जो है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे बाय देखेंगे तो 2200 के आसपास देखें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कंपनी को देखने को मिलता है। तो कंपनी जो है इस लेवल्स के ऊपर आप जो है वो स्टैगर्ड वे में एक एक दो दो स्टॉक अगर आप बाय कर सकते हैं, आपका कैपिटल फाइनेंशियल पोटेंशियल है तो आप जो है यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमने रिलायंस की बात की, तो रिलायंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेट्रोलियम सेक्टर, रिटेल सेक्टर, उसके बाद टेलीकॉम का जो सेक्टर है वो भी कंपनी के पास है, मीडिया का सेक्टर अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल के अंदर भी कंपनी। सो हमने डाइवर्स पोर्टफोलियो में यहाँ पे जो है रिलायंस के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सब सेक्टर जो है वो कवर होते हुए देखने को मिलेंगे। यूनिलीवर की बात करें तो यूनिलीवर जो है वो एफएमसीजी का जायंट देखने को मिलता है। सो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के पास देखने को मिलते हैं, तो ये भी जो है वो एक अच्छा पिक हो सकता है फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर। तो यहाँ पे भी आप जो है स्टैगर्ड वे में बाइंग हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करूँ तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट, तो डी मार्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मेरा कन्विक्शन देखने को मिलता है और पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे भी अगर देखें तो 6 महीने के अंदर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हायर लेवल्स के ऊपर जो है वो आप बाइंग नहीं कर रहे। अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास की जो करेक्शन है वो यहाँ पे हो चुका है। और अगर एफएमसीजी अपना माल अगर बेचती रहेगी, और ये जो सेक्टर्स हैं एफएमसीजी, ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लोग चाहे वो वॉर चले या मेडिकल क्राइसिस चले, तो ये जो चीज़ें हैं वो बिकती रहेंगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे इनका मार्जिन प्रेशर देखने को मिले इन्फ्लेशन की वजह से, बट जो इनकी कंपनी है वो चलती रहेगी। इनका जो सेल्स और प्रॉफिट जो है वो दिखते रहेगा। हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, बट जो बिजनेस है वो सस्टेन करेगा। और जैसे ही सिचुएशंस वापस से ठीक होंगी तो वापस से जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आप कोई टॉप पे बाय नहीं कर रहे, यहाँ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के ऊपर बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है आप एक एक दो दो स्टॉक करके यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सो मुझे ये बैंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि अगर देखें इन द हिस्ट्री, कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ पे कोई भी ऐसे बड़े एलिगेशंस या कोई ऐसे फ्रॉड्स या फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी जो है वो देखने को नहीं मिलते। बैंक होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल बैंक है, और महिंद्रा और कोटक दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। कंपनी अगर देखेंगे पिछले कुछ टाइम से तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट कंपनी ने जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पे नहीं दिए हैं। सेम रेंज के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो 12-13% के आसपास की ही गिरावट देखने को मिल रही हुई है। अगर 5 साल में अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी के गेन्स है वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट फिर भी 51% के आसपास की जो रिटर्न्स है वो कंपनी ने दिए हैं। सो यहाँ पे अगर आप कोटक बैंक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, या एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, या आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और यहाँ पे भी एसआईपी के वे में जो है आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये तीनों सेक्टर, ये सेक्टर के तीनों भी जो शेयर हैं, या फिर एक्सिस बैंक भी, तो ये चारों जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल शेयर देखने को मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन बैलेंस शीट अभी के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम की देखने को मिलती है, जिनके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट जो शेयर है वो है एसआरएफ लिमिटेड। सो हमने एफएमसीजी की बात कर ली, बैंक्स की बात कर ली, एक पेट्रोकेमिकल्स की, चाहे वो रिलायंस की बात कर ली, तो रिलायंस की तो बात करें तो वहाँ पे सब सेक्टर्स कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट जो है वो केमिकल सेक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो केमिकल सेक्टर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएफ जो है वो काफ़ी अच्छा बेट हो सकता है। पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे भी जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 2800 के आसपास के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से जो है वो गिरावट आते हुए देखने को मिली। बट यहाँ पे अगर आप 5 साल के रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो 5 साल के अंदर कंपनी ने जो है वो 481% के आसपास के रिटर्न्स, तो अगर आप ये जो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, या इस रेंज के अंदर कंपनी ने कोई पैसे नहीं बनाए, तो आपका जो है पेशेंस अभी के लिए टेस्ट हो रहा है अक्रॉस ऑल केमिकल कंपनीज। अगर आप देखेंगे, चाहे वो दीपक की बात करूँ, नवीन फ्लोरिन की बात करूँ, दीपक नाइट्राइट की बात करूं, या आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, तो ये सभी अच्छी दिग्गज कंपनीज है। कोई एक कंपनी मैं नहीं बता सकता, बट एसआरएफ जो है वो काफ़ी लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है। लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और प्रीमियम भी अगर देखेंगे तो लगभग 31 के आसपास ही ट्रेड करते, तो ये भी जो है एक अच्छा बेट हो सकता है। बट इसके बावजूद अगर आपके पास नवीन, दीपक या आरती इंडस्ट्रीज़ या गुजरात फ्लोरो, ये कंपनीज हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनीज, यहाँ पे भी जो है आप एवरेज करते जा सकते हैं। सो बैंकिंग सेक्टर की बात हो गई, केमिकल सेक्टर की बात हो गई, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर का दिग्गज अगर ये मैं बात करूँ इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के अंदर भी अगर आप यहाँ पे स्टैगर्ड वे में के अंदर बाइंग करते रहेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा बेट जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है। ये भी स्टॉक जो है वो लगभग 1600-1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन जो है वो स्टॉक के अंदर अभी के लिए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप एक एक दो दो स्टॉक करके बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीसीएस के अंदर बाइंग करेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इन्फोसिस और टीसीएस, ये दो बेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके हो सकते हैं फ्रॉम लार्ज कैप इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे अगर आप दोनों में से किसी एक के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, या दोनों के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो मैं यही कहूँगा कि एसआईपी के वे में आप और भी जो है वो बाइंग इन स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड वे में हर महीने एक स्टॉक भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, ताकि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म व्यू मिलता रहेगा कि अगर और भी सिचुएशंस 2023 में ख़राब होती हैं तो आपके पास अगर कैपिटल होगा तो आपको मार्केट के अंदर रहने और भी जो है बाइंग आप मार्केट के अंदर कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। तो पेंट सेक्टर का लगभग 40% के आसपास का जो हिस्सा है वो सिर्फ एशियन पेंट्स के आसपास देखने को मिलता है। पहले तो लगभग 48-49% के आसपास देखने को मिल रहा था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आए जैसे कि कंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, उसके बाद इंडिगो पेंट्स और काफ़ी अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी जो है वो मार्केट के अंदर है। बट फिर भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ा लीडर जो है वो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं एक साल की बात करूं तो इतने प्रेशर के बावजूद भी जहां कंपनीज 20-25% टूट चुके हैं, यहाँ पे अगर आप एशियन पेंट्स की बात करें तो सिर्फ 8% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न है। उसके बाद 5 साल में बात करूँ तो 5 साल में अभी भी बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक 143% के आसपास के रिटर्न्स अभी भी एशियन पेंट्स डिलीवर कर रहा है और 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्रीमियम थोड़ा सा हाई है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि 40% जो एरिया है पूरे इंडिया का वो सिर्फ एशियन पेंट्स के पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि इतना बड़ा करेक्शन तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे भी बाइंग करें और क्वार्टर 4 के जो नंबर्स है उसके बाद भी अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो यहाँ पे भी जो आप बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट अगर शेयर की बात करूँ तो पॉलीकैब इंडिया। सो वायर के सेगमेंट में काफ़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है। लगभग 42,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है, प्रीमियम अगर देखें तो 36 के आसपास है। ये कंपनी के अंदर अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। एक साल में अंदर मार्केट के अंदर इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी 19% के आसपास के रिटर्न जो है वो डिलीवर किए। 6 महीने की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी 8% के आसपास के रिटर्न है। 5 साल की अगर बात करूँ तो 350% के आसपास के रिटर्न है। सो इतने खराब टाइम के अंदर भी पॉलीकैब जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यही जो है वो एक कन्विक्शन डेवलप करता है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अग्रेसिवली बाइंग तो ना करें, बट जो है स्लोली स्लोली अगर आप 2 स्टॉक खरीद सकते हैं तो एक ही स्टॉक खरीदिए और हर महीने अगर आप देखेंगे 1-2% के आसपास की अगर आप गिरावट तक देखने को मिलती है तो वहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी अगर 1 महीने की बात करें फिर भी 9% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि और थोड़ी गिरावट हो। अगर मार्केट के अंदर प्रेशर होता है तो आप 1-2% की गिरावट के अंदर जो है यहाँ पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। सो ये थी मेरी कॉमेंट्री फॉर मार्केट कन्विक्शन एंड द स्टॉक्स वेयर यू नीड टू बाय। तो अगर आपको ये कॉमेंट्री अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।